हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम जो करेंगे वो हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ के जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके मतलब NCERT से आते हैं, उनको हम देखेंगे। और मैंने जब मैं पेपर को देख रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% तैयार करके ही रखने हैं, ताकि आपके EVS में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सको। ओके, आपका जो ओरिजिनल पेपर होता है उससे हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और यहाँ पे हम ट्रिक्स और टिप्स की भी बात करते हैं, जिससे कि आप कम समय में भी ज़्यादा स्कोर अपना वहाँ पे कर सको। ओके, मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड करो इनको, तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कल ही, उसको आप जाके देख सकते हैं और फ्री में आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी अब वहीं से डाउनलोड करके और आपके साथ इनको डिस्कस करती हूँ। ओके, आपको चाहिए कि आपको डाउनलोड नहीं करना है, मैं मुझे एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स की, तो आप एक काम कीजिए, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा उस पर आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको ये सारी ही चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो चलिए फिर देखेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इसमें पढ़ेंगे हम और एक एक चीज़ से समझने का प्रयास करेंगे कि आप अपने पेपर, आप ये समझ लो, इसको देते टाइम आप ये समझो आप रियल पेपर दे रहे हो, क्योंकि ये आपके बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। ओके, और यहाँ पे आप अपना कॉपी पेन लेके बैठो, आप चाहो तो अपना टाइमर भी लगा सकते हो कि आपने कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को कर लिया था। तो ये आपको क्या करेगा, बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, और मैं जिन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर भी कर देती हूँ, ताकि आप यहाँ एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में उसको फिर खुद से करो और आपको पता चले कि अभी भी आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आ रही है, तो उस पर आप अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को और देखेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। आपको जिससे भी इजी लगता है आप उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी में डिस्कस करूँगी इसको, और जो टर्म्स हमें हिंदी में टफ लगते हैं उनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात, यानी कि कहाँ से चलता है, सूरत गुजरात से नगरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ओके, यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली। कितने बजे चली? अब मैंने आपको जब वो वाला मैंने दूसरा पेपर कराया था, मैंने तब भी बताया था 19:45 का मतलब होता है 12 में आप 19 में से आप 12 को घटा दीजिए तो कितना बचा आपके पास, 7। ठीक है, 7:45 यानी कि 7:45 रात में। अब यहाँ पे ऐड करके बताया तो PM, और यहाँ पे अगर 12 से नीचे का टाइम लिखा होगा तो वो आपका किस में जाएगा, AM में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जो आप पेपर करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यानी कि 7:45 पे कब चली है, 7:45 PM पे एक ट्रेन चली है। कहाँ से चली है वो, सूरत गुजरात से चली है। और 1 दिसंबर 2019 को, यानी कि आपकी जो ट्रेन चली है वो 29 नवंबर को चली है। उसके बाद आपका 30 नवंबर आएगा, यानी कि 29 नवंबर से आपका 29 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच आपके वापस 7:45 पे पहुंच जाओ तो आपके कितने आवर हो गए हैं, 24 आवर्स यहाँ तक हो गए हैं। उसके बाद 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर, यानी कि अब 11:45 है तो इसका मतलब AM पे पहुंची है, 11:45 बजे पहुंची है वहाँ पे। तो 7:45 शाम से सुबह के भी 7:45 हुए होंगे 1 दिसंबर को। ओके, तो वहाँ पे आपके 12 आवर्स फिर से हो गए, है ना। 12 आप यहाँ पे इसको कर दीजिए। उसके बाद 24 यानी कि 36 आवर्स आपके पास हो चुके हैं। मैं इसको मिटाऊंगी, आप ध्यान रखना इसको। हमारे पास कितने आवर्स हो चुके थे, 36, और हम 7:45 मॉर्निंग तक पहुंच गए हैं। अब 7:45 से आप जोड़ लीजिए, 7:45 से 8, 9, 10, 11, यानी आपके पास कितने घंटे और हो गए हैं, आपके पास 4 घंटे यहाँ पर और हो गए हैं 11:45 तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि 36 + 4 आपके पास कितने टोटल आवर्स हो जाएंगे, 40 आवर्स यहाँ पे आपके पास हो गए हैं। ओके, अब हम देखेंगे हमारी जो यात्रा हुई है वो कितने दिन चली है, मतलब कितने घंटे चली है, वो आपकी चली है 40 आवर्स। अब हम देखेंगे ये आगे क्या कह रहे हैं। यह ट्रेन सूरत से इतने बजे चली, 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी, अब दूरी कितनी है आपकी, 120,
किलोमीटर। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। अब आपको ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए कि ट्रेन की औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी बटे औसत समय, यानी कि जितनी दूरी उसने चली और औसत समय आपका उसमें क्या लगा। तो हम इसको इससे क्या करेंगे, देखेंगे इसको, 0 से आपका 0 चला जाएगा यहाँ पे और 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 5 आपका होता है कितना 20, तो 5 आ गया यहाँ पर और 4 3 आपका होता है 12, यानी कि 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 53 बार जाएगा। आपका 53 देख लो इसमें किस में आ रहा है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ओके, तो अभी और देखो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अभी यहाँ पे किलोमीटर था और यहाँ सॉरी यहाँ पे किलोमीटर था और यहाँ भी किलोमीटर है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मीटर पर सेकेंड में दूरी दी होती तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता, उसके लिए भी आपको चेंज करना पड़ता। यहाँ आपको किलोमीटर प्रति घंटे से क्या बनाना हो, मीटर पर सेकेंड बनाना हो, यानी कि किलोमीटर पर आवर से आपको क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, 5/18 यानी कि 5/18 से आप जो भी आपकी संख्या है, जैसे हमारा यहाँ पे 53 आया था तो हम इसको क्या कर देते, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। बट हमें किस में पूछा गया, किलोमीटर पर आवर्स में पूछा गया, इसलिए हम इसको सेम यहाँ पे रहने देंगे। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में वापस आना है तो आप 18 को ऊपर 5 को नीचे, एक याद कर लीजिए, एक को पलट देना है आपको। तो आप क्या करोगे, 18/5 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान रखना। आपका 102% यहाँ से आपका जो है एक क्वेश्चन ये वाला सेम आएगा जिसमें आपसे औसत चाल पूछी ही जाएगी। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। तो यहाँ पे जो आपका NCERT में दिया गया है वो आपका एक पूरा का पूरा लेसन दिया गया है कर्दम मल्लेश्वरी को लेकर, है ना। बछेंद्री सुनीता विलियम्स क्या है आपकी, ये मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं, और बछेंद्री पाल जिन्होंने हिमालय को मतलब चढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपका है कर्दम मल्लेश्वरी, तो ये क्या है, एक वेट लिफ्टर, और हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, वेट लिफ्टर ही पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो, सॉरी आपका फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, यानी कि जो आपके ये नीचे दिए ऑप्शंस दिए हैं इसमें जड़ें कौन सी, देखो कुछ आपके ऐसी सब्जियां या फल होते हैं जो जिनकी जड़ें खाते हैं हम, कुछ ऐसे होते हैं जिनके तने खाते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मतलब ऊपर यानी कि फ्लावर्स वाली जगह फिर उनका फल लगता है। तो इस तरीके से इसमें आपसे पूछा जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो आलू आप सबको पता है क्या है, तना होता है, अदरक भी आपका तना होती है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कट जाएगा। अब अदरक यहाँ पर भी दिया है तो ये भी आपका आंसर यहाँ से कट जाएगा। अब आलू की जैसे ही शकरकंदी, तो शकरकंदी भी आपकी क्या होती है, तना होती है, इसलिए ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एक ही बचता है, गाजर चुकंदर और मूली। आपने देखा भी होगा कि जो आपका गाजर चुकंदर और मूली होता है वो आपका जड़ों का एक समूह है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तानी ओक का नाम, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी कि आपका डेजर्ट ओक। मैंने बहुत इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन बहुत कम से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने पिछले वाले पेपर में जो 21 में अभी कराए थे, मैंने जो ऑनलाइन पेपर हुए उनमें भी मैंने उन क्वेश्चन को लिया है और इसमें भी वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप प्रैक्टिस इसकी 100% कर लो अगर आपको पेपर वहाँ पे निकालना है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, रेगिस्तानी ओक के बारे में वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी इन्होंने पूछा है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बार बार मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप एक नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो। तो रेगिस्तानी ओक के सामने देखो आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखो रेगिस्तानी ओक। ओके, इस तरीके से रेगिस्तानी ओक, और इसके बारे में जितनी भी बातें हैं तो क्या कर सकते, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना।
और कभी कभी क्या करेगा वो आपसे इसके बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये क्या करता है, इसकी जड़ें बहुत नीचे गहराई तक होती हैं, है ना, और ये अपनी जड़ में क्या करता है, जल का संरक्षण कर लेता है वहाँ पे, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसके तने में जल का संरक्षण होता है, जिससे कि वो लोग पानी वहाँ में निकाल भी लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ जो स्टेटमेंट और एजप्शन वाले क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, उनको नोट डाउन कर सकते हो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इन्होंने फिर से एक पौधे की अब इन्होंने फिर से यहाँ पर एक पौधे की बात करी है। निपेंथिस नाम का एक पौधा होता हुआ है, जो पौधा शिकारी पौधा भी कहते हैं इसको, के विषय के लिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर से इन्होंने क्या कहा है, यानी कि नीचे दिए गए कथनों पर यहाँ पे विचार आपको करना है। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल ही सही बात है आपकी यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और मेघालय में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। मैंने आपको वो जो ईवीएस के नोट्स एनसीईआरटी के मैंने शेयर किए थे, उसमें ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, वहाँ पे आपको पौधे की फिक्स भी दी गई हैं। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से, अगर आपने एक बार भी ढंग से उसको देख लिया, तो आपका एनसीईआरटी का 15/15 आने से कोई वहाँ पे नहीं रोक सकता है। बस आप वो करते जाइए जो कि आपको बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम उसको। तो घड़े इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तीसरी देखेंगे हम, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर, नहीं जी, ये छोटे क्या और मध्यम जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ये फंसा लेता है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। यह छोटे कीड़ों मकोड़ों के खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं निकालता। अब देखो, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप सही करे आओगे कि हाँ आवाज निकालता होगा, उससे कीड़े आ जाते होंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आवाज नहीं, वहाँ पे एक प्रकार की गंध निकालता है, जिससे कि इसकी तरफ कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और ये एकदम से फिर पत्ती इसकी बंद हो जाती है और ये उनको खा लेता है। तो आपका ए और बी जहाँ पे सही होगा वही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की आज़ादी से पहले में महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो सभी को पता है कि दांडी आश्रम आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, साबरमती आश्रम गुजरात, दांडी यात्रा जो भी थी ये किस में हुई थी, गुजरात में हुई थी। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार क्या होता है, शिंकोना का पेड़ होता है। सीधा सीधा आपका मलेरिया से संबंधित है। शिंकोना के पेड़ से जो दवाई बनती है वो किस में यूज़ करी जाती है, मलेरिया में। इनका ऑप्शन का यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी 100% आपको, जो मैंने कहा था कि आपको अगर दिशाएं नहीं पता हैं तो आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से बना लो। ठीक है, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। आपके दिमाग में नक्शा छपा होना चाहिए। अब मान लो ये है तो ये क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, है ना। तो इस तरीके से आपकी दिशाएं यहाँ पे हो जाएंगी। डॉक्टर का घर जो है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, 2 पॉइंट बताए इन्होंने। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब हमें क्या, तो ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसे लिख लिया हमने इसको। ठीक है, अब इसी हिसाब से अपना क्या करेंगे, नक्शा जो भी ये बताएंगे हम बनाते चलेंगे। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, हमें पता था पहले से ही, आप ये बोलोगे। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ओके, मान लो एक्स ये रहा आपका, ठीक है, और वाई तो हम जहाँ पहुँचेंगे वो हमारा हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर। अब पूरब हमारा इधर, यानी कि यहाँ चलेंगे हम ए पर, और ये कितना है, 600 मीटर ईस्ट में है। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगी मैं, आप समझ लेना, 600 मीटर ईस्ट में है। और फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण। अब दक्षिण कहाँ आएंगे हम, नीचे, कितनी दूरी पर है, 450 मीटर की दूरी पर है। यानी कि हम नीचे आएंगे, वो कितना है हमारा, 450, यानी कि हम आ गए बी पर। बी पर आ गए हैं हम, और उसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120। अब यानी कि
पश्चिम किधर होगा, इधर साइड। तो हम चलेंगे 120, यहाँ पे देखो 600 है, यहाँ पे 120 ही आपको यहाँ पे चलना था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप ये 600 था आप 120 क्या करो यहाँ पे इसके आगे निकल जाओ, यहाँ पे ऐसे कर दो, नहीं, ये आपका यहीं तक होगा, यानी कि उससे छोटा होगा क्योंकि वो हमारी दूरी 600 है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और अंत में वो बाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तर जाएंगे हम ऊपर को, यानी कि अब फिर से हम क्या चलेंगे 90 मीटर, तो हम बाई हमारा जो है लगभग यहाँ कहीं पे हम पहुँच गए हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, यानी कि ये आपका अस्पताल है और ये आपका घर था एक्स। अगर आपसे ये उल्टा पूछते, कहते कि घर के सापेक्ष अस्पताल की दिशा, तो आप उल्टा इधर को आते, तो आपका होता दक्षिण पूर्व, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा अस्पताल के सापेक्ष, यानी कि अस्पताल से, सापेक्ष का मतलब है से, डॉक्टर के घर की दिशा, तो डॉक्टर के घर की दिशा यही तो हो रही ना, उत्तर और पश्चिम। कौन सी हो रही है आपकी, उत्तर और पश्चिम, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आपको समझ आया होगा। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन। चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। इसको शायद आपने चिराव नहीं सुना होगा, लेकिन आपने चिरऊ जरूर सुना होगा, है ना। तो जो चिरऊ होता है मिजोरम का ये क्या है, डांस है, और इसमें बम्बू डांस भी इसको हम कहते हैं, यानी कि बांसों को मतलब बांसों पे चढ़ के लोग डांस करते हैं। तो ये आपका सीधा सीधा क्या है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मिजोरम, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये सेम क्वेश्चन तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, मैंने पिछला जो ईवीएस का पेपर कराया था उसमें भी ये था, और फिर से सेम रिपीट कर दिया, सेम वही ऑप्शंस भी वही हैं, यानी कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा अपने इंडिया का नक्शा आपको पता होना चाहिए। यहाँ कहीं पे आपका गुजरात है, फिर आपका इधर साइड महाराष्ट्र आ जाता है, ये छोटा सा गोवा हो जाता है, इस तरीके से। फिर क्या है यहाँ पे आपका कर्नाटक है, यहाँ आपके छोटा सा पतला केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, उसके बाद आपका ये आंध्र प्रदेश, ऐसे लंबा चला जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी नॉलेज इस चीज़ में होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो कि आप मैप अपने घर पे या मतलब ले आके, या एक छोटा सा मतलब आता है उसको लेके, तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन वहाँ पे देख लो, मतलब एक 2-3 बार मैप को देख लो, ताकि आप क्या है, आप मतलब बराबर उन चीज़ों की वे चीज़ें मतलब आपके दिमाग में रह जाएँ। ओके, तो इन्होंने हमसे पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे देखो, ये तो रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा केरल, और यहाँ पे ये रहा कर्नाटक। तो यानी कि ये तीनों ही इसके क्या हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीएफ से क्वेश्चन है आपका। एनसीएफ मैंने कहा था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ, मतलब कुछ भी, एसएसटी, और उसके बाद आपका सीडीपी, एनसीएफ सब में आएगा। एनसीएफ आप छोड़ नहीं सकते हो, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं, निगेटिव पूछा है आपसे, यानी कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे हम यहाँ पे इन्हें क्या कहा, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल है, प्रकृति के प्रति बच्चे को बढ़ावा देना, ये तो सीधा सीधा उसका उद्देश्य है। उसके बाद है आपका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग से हमें हमेशा बच्चे को सिखाना है, और ये बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद है आपका प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने के लिए बच्चों को क्या करना, प्रशिक्षित करना। ओके, ये भी आपका सही है। उसके बाद देखेंगे पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का, यानी कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, या ईवीएस में ये यहाँ पे ये एरिया इतना है, तो इस तरीके की चीज़ों को सिखाना हमारा उद्देश्य। एनसीएफ के हिसाब से रटवाना तो कभी आपका उद्देश्य हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ही आपका यहाँ पे गलत है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से लेके 5th तक एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। यानी कि क्या संकलित करता है, ये विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, यानी कि तीनों को करता है। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण और विज्ञान दे दिया इसलिए गलत है, यहाँ विज्ञान और सामाजिक एक को छोड़ दिया इसलिए यहाँ पर ओनली विज्ञान दिया, तो ये किसको करता है, तीनों को करता है। ये पर्यावरण शिक्षा भी, सामाजिक अध्ययन भी, और विज्ञान के अवधारणाओं को जो मुद्दे हैं उनको भी शामिल
शामिल करता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे हम निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में सही है। ओके, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5, यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से बी तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद है आपका 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा नहीं, ये नहीं पढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पे समझ लो, जो आपका फर्स्ट और सेकंड होता है, यहाँ पे जो आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ जो 3 चलते हैं ना, उसके संदर्भ में ही हमें ईवीएस सिखाया जाता है। और उसके बाद 3rd, 4th और 5th में आपको क्या है, अलग विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। वो जो टॉपिक है, वो जो बेसिक है, वहाँ से इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो इसका ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण एक विषय 1 से कक्षा बराबर नहीं पढ़ाया जाता, इनको तो नहीं अलग से पढ़ाया जाता और इनको अलग से नहीं पढ़ाया जाता। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। यानी कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से, खोजपूर्ण तरीके से याद मतलब पढ़ने का समय दिया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, पर्यावरण याद करके तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। अध्ययन सूचनाएं दे दी उसके द्वारा भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चे को महत्व दिया जा रहा है। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित तो कुछ भी बचा ही नहीं है दुनिया में। तो देखते हैं आगे फिर हम इसको। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। अब यहाँ पे आपका एक जो ये क्वेश्चन है, ये आपको एक नई चीज़ बताने वाला है, जो कि आपकी होती है पर्यावरण की कुछ थीम्स। क्या होती हैं थीम्स, जिसको कि आपको जानना ही चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो आप 1 नंबर वहाँ पे खो दोगे। तो यहाँ पे आपकी जो थीम्स होती हैं वो 6 थीम्स होती हैं। प्राथमिक थीम्स यानी कि एक ब्रॉड डोमेन होते हैं पर्यावरण के। उसमें एक तो आता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या आता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा होता है आपका फूड, और तीसरा होता है आपका क्या होता है, वाटर। ओके, उसके बाद आपका होता है शेल्टर, यानी कि आवास आपका। और उसके बाद आपका होता है क्या, ट्रैवल। उसके बाद होता है थिंग्स बी मेक एंड डू। तो यहाँ पे आपकी ये 6 थीम्स होती हैं। कौन कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, उसके बाद ट्रैवल, वाटर, शेल्टर, और आपका होता है थिंग्स बी मेक एंड डू। देखो याद कैसे रख सकते हो, सबसे पहले तो आप कहाँ रहते हो, फैमिली में रहते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको एक तो शेल्टर यानी कि आवास चाहिए, पानी भाई सबको चाहिए, है ना। फूड सबको चाहिए, क्या चाहिए, फूड सबको चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद होगी। उसके बाद बचा क्या आपके पास, एक तो जो चीज़ें दुनिया में फिर इंसान करता क्या है, वही जो हम बनाते हैं, और जो हम बी मेक एंड डू जो हम करते हैं या बनाते हैं, 2 ही काम तो हम करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये भी आपको याद हो गई। और उसके बाद आपका क्या बचा, ट्रैवल। फिर भाई ट्रैवल का तो सभी को शौक होता है, तो ट्रैवल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, तो इसमें आपका जो है एनिमल्स, आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जो है वो आपका जो फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं उसकी जो सब थीम्स होती हैं। उसमें आपके प्लांट्स आते हैं, रिलेशनशिप्स, यानी कि जिसमें जिसके आसपास आप जो आपके आसपास रहता है वो सारी चीज़ें। वर्क एंड प्ले यानी कि आप काम करते हो, खेलते हो। और उसके बाद एनिमल्स वगैरह, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, सब थीम्स में आ जाते हैं, परिवार और मित्र की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो 3rd सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आपको वो समझा सकूं जो कि आपको पेपर में 100% हेल्प करे वहाँ पे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की आपको जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। अपने सपनों के लिए जीना ये भी एक हुनर होता है, और इस हुनर को अपने आप में हमेशा जिंदा रखिए। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।